को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। लोग जो है सो सारा जहर पेट से निकाल करके और मुंह से बाहर कर देते और उनके पीछे पूरा विपक्ष एक नए अवतार में सामने आ रहा है। गांधी जी ने ये साफ कर दिया है कि ये प्रोग्रेसिव भारत होगा, इसमें हम धर्म को तो छोड़ेंगे नहीं। ये है क्या असंसदीय है, क्या परंपरा है, क्या परंपरा से हटके है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी चर्चा करना बेमानी है भारतीय राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति की धुरी धर्म के चारों इर्द गिर्द है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। 18वीं लोकसभा चल निकली है। कल संसद की कार्रवाई हुई और सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अब चर्चा हुई, चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, जी हाँ, यानी राहुल गांधी का अलग ही मूड में नजर आए और उन्होंने जिस तरह से प्रहार किए भारतीय जनता पार्टी में, बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। विपक्ष का रुख इस बार और मिजाज कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। राज्यसभा की बात करें तो वहां भी खूब गहमा गहमी देखने को मिली। संजय सिंह जी ने अरविंद केजरीवाल का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए उनके ऊपर तानाशाह होने का या इमरजेंसी जैसी स्थिति होने की बात कही। लेकिन सुर्खियां जो बटोरी वो 2-3 लोगों ने बटोरी, जिसमें नंबर 1 पर राहुल गांधी रहे, पीछे से संजय सिंह और मनोज झा ने भी जो स्पीच दी। बुजुर्ग नेता माननीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो भाषण था वो भी देखने में, और सबसे बड़ी चीज ये की है कि लग ये रहा था कि इस बार विपक्ष झुकने के मूड में नहीं। पीठ को जिस तरह से, सदन की पीठ को या कहें आसन को जिस तरह से संबोधित किया जा रहा था, वहां से भी कुछ कुछ मैसेज देने के प्रयास किए गए। इस सब पर करेंगे बात। नए अवतार में है राहुल, इसको समझने के लिए, या यूं कहें कि राहुल और उनके पीछे पूरा विपक्ष एक नए अवतार में सामने आ रहा है, भविष्य की राजनीति की कुछ नए संकेत दे रहा है। इस सब पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ रोज की तरह 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी और राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक, लेखक जितेंद्र चौरसिया जी मौजूद। तो सबसे पहले, चूंकि शशि भाई हम सब में ज्यादा जानकार हैं, संसद को कवर भी कर चुके हैं, एक जमाने में संसद को कवर किया है और इस राजनीति को बहुत अच्छे से शशि भाई जानते भी हैं। तो शशि भाई से समझते हैं, एक बार शशि शेखर जी से समझते हैं कि वो अब ओवरऑल क्या देख रहे हैं विपक्ष की राजनीति, और खास तौर से राहुल गांधी के जो तेवर थे उनके बारे में उनकी राय क्या है। शशि जी। विवेक भाई, आपने इंट्रो में ही बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। जो मैसेज है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया का, उसको कल का जो भाषण था एलओपी का, लीडर ऑपोजिशन का पहला भाषण था, और उस भाषण में 4 से 5 केंद्रीय मंत्री, स्वयं गृह मंत्री, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री खुद एक या 2 बार उठकर और उनकी बात को काटते हैं, विरोध करते हैं। अब क्या संसदीय है, क्या असंसदीय है, क्या परंपरा है, क्या परंपरा से हटके है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी चर्चा करना बेमानी है भारतीय राजनीति में। और खास करके संसदीय जब चर्चा होती है और बहस होती है तो उसमें, क्योंकि पिछले 10 साल में उसका जो एक लेवल है वो कहां से कहां चला गया है, उस लेवल को फिर से अपनी जगह पर आने में काफी वक्त लगेगा। तो उस पर हम लोग वक्त नहीं देते हैं, सिर्फ इस बात पे जोर देते हैं कि कल जो राहुल गांधी का भाषण था वो लीक से हट करके था, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीकों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की और रखा भी। ये व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि उन धार्मिक प्रतीकों को का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था बोलने में, जो वो नहीं कर पाए। और इसको स्लिप ऑफ टंग कहिए या ये कहिए कि बोलने की रॉ में एक शब्द, एक सेंटेंस उन्होंने बोल दिया जिसको
सत्ता पक्ष ने लपक लिया कि हिंसक, पूरे एक समाज को हिंसक, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। हाँ, बेसिकली वो बीजेपी के लोगों को कह रहे थे, लेकिन उनका वो स्लिप ऑफ टंग था। और मुझे लगता है कि कल उनकी तैयारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो फिर भी मैं ये कहूंगा विवेक भाई कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि उनके कुछ प्रवक्ता बहुत शानदार बोलते हैं, जिसे पवन खेड़ा जैसे लोग हैं, और उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले युवा तुर्क हैं, जो टीवी पे आते नहीं है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, 4-5 लोग हैं उसमें, उन्होंने ये तैयारी तो बड़ी अच्छी करा दी कि शिव की तस्वीर, नानक की तस्वीर, और लगभग सभी धर्मों की प्रतीक, और उसके जरिए सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की बात करना। और उन्होंने अच्छे से इस बात को जोड़ा कि कैसे बीजेपी उन सिद्धांतों से अलग जा रही है जो हमारे धार्मिक प्रतीक है, लेकिन वो और बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे उन प्रतीकों का। जैसे उन्होंने शिव के त्रिशूल की बात की, कहा कि पीछे रहता है त्रिशूल, बाएं हाथ के पीछे, हाथ सामने नहीं रहता। या उन्होंने कहा कि वो सांप को गले में मतलब इधर लपेट के रखते हैं, तो वो और कर सकते थे, कहते हैं कि जो जहर शिव ने गले में रखा है, तो ये मैसेज है कि जो दुनिया का जहर है, समाज का जहर है, उसको गले में यहां लटका के रखना, अटका के रखना, उसको न अंदर लेना है न बाहर निकालना है, ताकि समाज में द्वेष विद्वेष फैले। लेकिन भाजपा के लोग जो है सो सारा जहर पेट से निकाल करके और मुंह से बाहर कर देते। बिल्कुल सही है सचिव। वो चांद की बात हो सकती थी, उस शीतलता की बात हो सकती थी, वो गंगा की बात हो सकती थी कि वो क्यों पवित्रता और ठंडक जरूरी है माथे को रखना। तो ये तमाम चीजें थी जो वो कर सकते थे, बावजूद इसके वो नहीं कर पाए। फिर भी जो उनका पहला भाषण था एलओपी के तौर पे, उसमें 2-3 चीजें अच्छी लगी, और कि एक उन्होंने बात कही कि मैं अकेले यहाँ अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं तमाम विपक्ष का मतलब वो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो इसके भी दूरगामी संदेश है कि अब वो खुद को कांग्रेस का नेता नहीं मान रहे, अब वो संपूर्ण विपक्ष का नेता अपने आप को कल के भाषण के जरिए उन्होंने साबित कर दिया है, घोषित कर दिया है, बल्कि मैं ये कहूंगा घोषित कर दिया है कि मैं संपूर्ण विपक्ष का नेता हूं। और भविष्य में कभी ऐसी बात आएगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में या पूरे, देखिए ये जो हम वेस्टमिंस्टर जो संसदीय प्रणाली जिसको अपनाए हुए हैं, वो ब्रिटेन का मूल संसदीय प्रणाली जो है उसको अपनाए हुए हैं, उसी आधार पर चलते हैं। तो वहां पे जो एलओपी है, लीडर ऑपोजिशन, या पूरे दुनिया में उसको पीएम इन वेटिंग कहा जाता है। हमारे यहाँ भी पीएम इन वेटिंग कहा जाता है एलओपी को। लाल कृष्ण आडवाणी को के लिए ये कहा गया कि वो जीवन भर जो है पीएम इन वेटिंग ही रह गए, पीएम नहीं बन पाए। तो राहुल गांधी ने कल जो कहा है कि मैं संपूर्ण विपक्ष के प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये घोषित कर दिया है अपने आप को कि मैं वाकई पीएम इन वेटिंग हूं, और अगर कल को ऐसी कोई नौबत आती है तो मेरी दावेदारी पहली होगी। तो कुल मिलाकर, और दूसरा जो पावर की बात है, ताकत की बात है कि विपक्ष कितना ताकतवर होगा, ये तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है। इस बार अब पुरानी बात नहीं है, और उस शेर को फिर मैं दोहराऊंगा कि इब्तिदा इश्क पे रोता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। महुआ मोइत्रा ने जो कल स्पीच अपना जब शुरू किया, तो प्रधानमंत्री जी जा रहे थे बाहर, सारा सत्ता पक्ष जो है उनको सी ऑफ करने में लग गया। तो गजब का मतलब स्टेटमेंट महुआ मोइत्रा ने दिया, कह रहे रुकिए रुकिए, आप तो मेरे यहाँ 2 बार आए थे, सुनकर जाइए, सुनकर जाइए। घर बिठाने के लिए आपके चक्कर में, मेरे चक्कर में आपके 63 सांसद घर बैठ गए। तो अब ये जो तेवर है, ये और दिन प्रतिदिन बहुत
हार्ड होगा। आपने संजय सिंह की बात की, कल राज्यसभा में खड़गे जी ने भी बड़े 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 मतलब अटैकिंग मोड में बात की है। तो ये चलेगा, ये पारी बहुत आसान नहीं रहने वाली है। मतलब ये जो है इस बार का जो सत्ता है वो मतलब सुभाष कश्यप ने कहा है कि सत्ता जो है उस प्रेमिका की तरह है, जो धोखेबाज प्रेमिका उन्होंने कहा है, ट्रीचरस लव्ड, उस धोखेबाज प्रेमिका की तरह है कि जिसको न मिले वो उसके पीछे पड़ा रहता है, जिसको मिल जाता है वो भी बेचारा परेशान हो जाता है। रहता है। इस बार जो सत्ता मिला है वो आग का दरिया है इसकी तरह, मतलब उसको थोड़ा डूब के जाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है और आगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र भाई, अब आगे सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी का एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उन्होंने कहा कि जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, और इशारा करके कहा वो बीजेपी के लिए था, लेकिन चूंकि वो उसको पूरा तरह से क्लियर नहीं कर पाए। एक तरफ उन्होंने कहा हिंदू दर्शन का, उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया और कहा कि हिंदू दर्शन में भगवान शिव हों या सिखिज्म में भगवान बुद्ध का, सॉरी गुरु नानक जी का जिक्र किया उन्होंने, बौद्धिज्म का जिक्र किया, भगवान बुद्ध का जिक्र किया और इस्लाम का जिक्र किया, कैसे सारे धर्मों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये सब धर्म जो है वो निडरता सिखाते हैं, अभय सिखाते हैं, न डराओ न डरो। और बोलते बोलते वो बोल गए, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं वो लोगों में डर फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। वो इशारा जरूर बीजेपी की तरफ था, लेकिन बीजेपी ने इसको हथियार की तरह ले लिया और वो उड़ निकले। और प्रधानमंत्री जी खुद, मतलब उनका तो खैर चेहरा देखने का लायक था, जो तनाव चेहरे पे था। और मुझे तो लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो चिंता फिक्र भी होती है इस चेहरे को देख करके और उनकी जो अवस्था है उसको देख करके। उनको अपने अच्छे से सोने होने का ध्यान रखना चाहिए। बताते हैं 4 ही घंटे 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, तो 4 घंटे भी नहीं सोते होंगे भाई। सोने में कम से कम लेटने के आधे घंटे बाद नींद आएगी और नींद खुलने से पहले 15 मिनट पहले आदमी जग जाता है बिस्तर छोड़ने से पहले। तो मेरे ख्याल में 3.5 घंटे सोने के बाद तो उनकी अवस्था क्या हो रही होगी। चेहरा भी उनका कल बहुत देखने लायक था। भगवान उनकी रक्षा करे और उनको खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, वो बात दूसरी है। हम आते हैं इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी अब उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो अभी भी हिंदुत्व की पिच पे खेल रही है, जबकि मुझे ये लगता है कि इस बार हिंदुत्व मुद्दा नहीं था और देश का एक बड़ा तबका राजनीति में हिंदुत्व के प्रयोग से अब ऊब चुका है और वो उससे बाहर आ गया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दांव आगे भविष्य में उसको कितनी मदद पहुंचा सकता है? देखिए विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति की धुरी धर्म के चारों इर्द गिर्द है। उन भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही धर्म पर टिका है। और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी धर्म को सामने रख के, जिस प्रकार से उन्होंने शिव की एक तस्वीर को सामने किया, जिस प्रकार से गुरु नानक की तस्वीर को सामने किया या यीशु की तस्वीर को सामने किया और जनता को एक संदेश देने का प्रयास किया, एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। बेसिकली वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में लोगों को एक कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये अलग बात है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कि ये हिंदू जो है वो अशांति फैलाते हैं या इस चीज को लपका। देखिए गलतियां होती हैं, मूल भावना ये है, मूल बात ये है कि राहुल गांधी का लल्ला एक मिजाज में दिखे। एक प्रोग्रेसिव जो इंडिया है, एक जो भविष्य का भारत है, उसमें कैसा भारत होगा, एक कैसी कल्पना होगी, इसकी उनके दिमाग में एक खाका हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जो कि अभी तक पिछली 2 लोकसभा में हमें देखने को नहीं मिला नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जहां इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात नहीं हुई, जहां इसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात नहीं हुई, जहां इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात नहीं हुई। मूल रूप से जो भारत के जो प्रमुख इंडेक्स थे उनमें कोई बात नहीं होती थी कि शांति कैसी है, कि भुखमरी कैसी है। इन सब चीजों पे आगे बात होगी। राहुल गांधी जी ने ये साफ कर दिया है कि ये प्रोग्रेसिव भारत होगा, इसमें हम धर्म को तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है, हम भी धर्म के साथ हैं और पूरा देश धार्मिक है, पूरे देश के लोग हिंदू हैं। हाँ, ये बात है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से पेश करने का एक काम किया है। कोई भी होगा, हर आदमी का देखने का नजरिया अलग होता है,
लेकिन इसके साथ मैं सोशल मीडिया में देख पा रहा था कि जो राहुल गांधी की टीम है उसने बेहतर काउंटर अटैक किया है। इस उनके जो उनका स्टेटमेंट रहा है उसके पीछे से आवाज आई है, आपने यदि ध्यान दिया हो, और उसको सोशल मीडिया में काफी चलाया भी गया है कि हिंदू बीजेपी नहीं है, हिंदू सिर्फ बीजेपी नहीं है, हिंदू सिर्फ आरएसएस नहीं है। आवाज नहीं आई है, वो राहुल गांधी ने खुद काउंटर करके कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू को मतलब बीजेपी पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती, प्रधानमंत्री पूरा देश नहीं है, बीजेपी पूरा देश नहीं, ये उन्होंने बोला था जी। तो लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, शशि भाई कुछ जोड़ना चाह रहे हैं शायद इसमें। जी शशि भाई कुछ कह रहे हैं, माइक बंद है, माइक बंद जी। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा साफ है ये कल के उनके जो वक्तव्य हैं राहुल गांधी जी से, उसमें मुझे साफ दिख रहा है कि ये दूरदर्शी सोच है और आने वाले जो भविष्य का भारत है उसको लेके उनके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्लान है जो वो जनता के सामने रखना चाह रहे थे। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी ने पूंजीवाद पे प्रहार किया, यदि उसको गौर किया जाए, जिस प्रकार से उन्होंने अडानी अंबानी की बात को बीच में लाया, जिस प्रकार से कोटा को लेके उन्होंने बात कही कि किस प्रकार से सिंडिकेट, एक शिक्षा में सिंडिकेट है वो कोटा से सेंट्रलाइज है, इन सारी बातों को भी हमें ध्यान देना होगा। क्या है, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कोटा का जिक्र किया, विवेक भाई, वो निश्चित रूप से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नीट है, नीट के जो धांधली है या जो परीक्षाओं में धांधली है, उस पे अब विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से उन्होंने अडानी अंबानी का जिक्र किया, उसमें एक साफ संदेश जा रहा है कि हम पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था पे हम या विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है कि जो कि पहले 2 कार्यकाल में हो चुका है। ताकत दी है जनता ने, विपक्ष को ज्यादा सीटें आई हैं, और पिछले आपने 3-4 दिन का लोकसभा का जो भी या राज्यसभा का जो भी वक्तव्य सुना है, साफ हो गया है कि आने वाले 5 साल काफी दमखम भरे होंगे, और जिस प्रकार से मोदी जी का खेल चलता रहा है उसमें निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, देश को नई दिशा मिलेगी और नया प्रोग्रेसिव भारत पे विपक्ष चर्चा करेगा। ले देके भारतीय जनता पार्टी चाहे ना चाहे उनको भुखमरी की, गरीबी की, कुपोषण की, शिक्षा की या भ्रष्टाचार की बात करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस पूरे प्रकरण को, खासतौर से राहुल गांधी की स्पीच को, राहुल गांधी ने स्मार्टली एक बड़ा काम किया है। उन्होंने ये दिखाते हुए कि सत्ता पक्ष जो है वो 10 सालों में मुद्दों पर बात नहीं करता रहा, वो हिंदुत्व को बीच में लाता रहा, तो उन्होंने हिंदू दर्शन के साथ में ये जोड़ा कि हिंदू अभय सिखाता है, भय न किसी को डराओ न खुद डरो। अब यहाँ उन्होंने कुछ प्रतीकों का और इस्तेमाल किया। वहां उन्होंने एक महिला का जिक्र किया जो महंगाई को एड्रेस करते हुए कहती है कि हमारे घर में हम खाना नहीं दे पाते हैं, हमारा पति मरता है। उन्होंने अग्निवीर की बात की कि उसके परिवार से मिले, और वहां भी उन्होंने कहा आप उसको भी डरा रहे हैं। तो उन्होंने बीजेपी के खोखली राजनीति जो हिंदुत्व की है उसको उजागर करने का काम किया, और मुझे लगता है कि वो उन्हीं की पिच पे घुस करके बैटिंग करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करना, बीजेपी की पिच पे घुस करके बैटिंग करना, ऐसा नहीं है। वो अब खींच के ला रहे हैं अपने मुद्दों पर, उनके हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको खींच के ला रहे हैं अपने मुद्दों पर, जहां वो अग्निवीर की बात करते हैं, जहां वो किसानों की बात करते हैं, जहां वो जो पेपर लीक हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, स्टूडेंट्स की बात की, और उन्होंने महंगाई की बात की, और इसको जोड़ा हिंदुत्व से। और उन्होंने दिखाया कि आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो छद्म हिंदुत्व है, और हिंदुत्व जो है वो असली हिंदुत्व जो इसका आईना ये है। अब यहाँ एक जिक्र और होता है शशि भाई कि मैं सुन रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई दलित महिला सांसद है, शायद टीएमसी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से, मैं इसको करेक्ट करूंगा, मतलब ये कंफर्म है कि सिंगोल का जिक्र भी हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रतीकों के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास है, और विपक्ष को अच्छे से ये पता चल गया है कि राजनीति में अब धर्म बेवजह घुसाया नहीं जा सकता है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक तबका राजनीति में धर्म के प्रयोग से ऊब गया है, और वो तबका खासतौर से है दलित और पिछड़ा। वो अब संविधान की बात करना चाहता है। तो राजनीति में
धर्म व्यक्तिगत मामला है, लोग अपना धार्मिक मामलों में अपनी आस्थाएं रखें, लेकिन राजनीति जो है वो संविधान के अनुसार चले। ये बड़ा मैसेज देने का प्रयास है। शशि भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी का एक विजन है, तो अब कुछ लोगों का कहना ये है कि वो धर्म की राजनीति में घुस रहे हैं, लेकिन मेरा मानना जो है, मैंने आपको साफ कर दिया कि वो उनको उसी में उलझा के रखना चाहते हैं। बीजेपी को उसी की धर्म की राजनीति का आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि राहुल गांधी मुद्दों की बात तो कर ही रहे हैं, पूरा विपक्ष कर रहा है। उन मुद्दों में भी जो बहुत कारगर मुद्दे हैं वो जाति जनगणना है और आरक्षण वाली बात है, जो सीधे सीधे 80% आबादी को हिट करती है, प्रभावित करती है। तो राजनीतिक तौर पे भी माफ कीजिएगा, और सामाजिक तौर पे भी, और जिसका फायदा भी उनको हो रहा है। संविधान की बात तो है ही, मतलब चूंकि आरक्षण जो है वो संविधान से जुड़ा हुआ है। बाकी के मुद्दे जो जितेंद्र जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं कि अग्निवीर की बात हो, उस पर उन्होंने सीधे कहा कि ठीक है, आप लाए हो, हम आएंगे तो हम हटा देंगे। बहुत क्लियर फंडा है उसको उनका। बाकी चीजें हैं कि भाई तेलंगाना में उनकी सरकार है, गैस का दाम उन्होंने घटा दिया। तो ये जो तात्कालिक सामाजिक मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो लोग उठाते ही रहेंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो अपने वादे के हिसाब से काम करेंगे। मुद्दा वो मुझे लगता है कि ट्रांजिटरी है, वो कुछ समय के बाद बदलता रहेगा। कल अग्निवीर की जगह अगले चुनाव में कोई एक और मुद्दा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें जो है वो शाश्वत रहेंगी। वो 10 साल पहले भी थी और 2029 में भी रहेंगी। मसलन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म और राजनीति, चूंकि हिंदुस्तान जैसे देश में धर्म और जीवन, आम जीवन लोगों का इतना अंदर तक मिला हुआ है, घुसा हुआ है कि उसको आप राजनीति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। ये तमिलनाडु शेष भारत नहीं है, लेकिन मैं उसमें विशेष नहीं जाऊंगा उसकी व्याख्या में। लेकिन जो कल मैंने महसूस किया उसकी मैं बात करता हूं कि उनके बगल में अवधेश प्रसाद बैठे हुए थे, बल्कि उनको बैठाया हुआ था उन्होंने। और बैठाने के बाद जिस तरह से उनको खड़ा किया, उससे तो साफ है कि वो उनकी स्क्रिप्ट का एक पार्ट था। अवधेश प्रसाद बगल में बैठे थे और उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में उनको उठा लिया। और देखिए, एक नारा भी चल रहा है विपक्ष में। विपक्ष के लोग ये कह भी रहे हैं कि उन्हीं के नारे को उलट कर वो कह रहे हैं उसी तरह से कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब कि अभी आपको अयोध्या में हराए हैं, फिर हम काशी में भी हराएंगे, मथुरा में भी हराएंगे। तो अब मैं बनाम मतलब वर्सेस की राजनीति में नहीं जाऊंगा, मतलब धर्म के लिए, लेकिन मेरा जो अपना एक मत है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि शिव जो है हिंदुस्तान के अकेले एक ऐसे भगवान है इस पूरे मतलब हिंदुस्तान भारतवर्ष के, कि जिनकी पूजा कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक में होती है, जिनके ऊपर हिंदू फिलॉसफी की विभिन्न शाखाएं हैं, जो अलग अलग तौर पे तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटका में वो लिंगायत मठ के तौर पे दिखता है, और कश्मीर में वो अलग दिखता है। प्रत्यभिज्ञा मतलब अभिनव गुप्त के शब्दों में, अभिनव गुप्त 11वीं 12वीं शताब्दी के बहुत बड़े वहां पे एक ऋषि हुए थे शैव दर्शन के, तो उस पे उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो राम भी भारत के इमामे हिंद है, मतलब भारत के भगवान है, लेकिन जो मौजूदगी, जो स्वीकारिता पूरे देश स्वीकारिता मैं नहीं कहूंगा, स्वीकारिता सबकी है, सब जगह है, लेकिन जो मौजूदगी है, जैसे कृष्ण की मौजूदगी जो है वो पश्चिम से पूर्व में आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट तक है वो, मणिपुर और असम तक, मतलब या पूरे मणिपुर में कृष्ण भक्त आपको मिलेंगे।
राम जो है वो बिंद के इस पार ज्यादा है, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन शंकर जो है इन सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं, सर्वव्यापी है। इन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। और जब वो कर्नाटक पहुंचते हैं तो वहां जो लिंगायत मठ है, जो लिंगायत शाखा है शैव दर्शन का, उसमें 90% मठों के जो मठाधीश हैं, अध्यक्ष है, वो ओबीसी है और आज से नहीं है, सैकड़ों साल पहले से। बिल्कुल, इसलिए हम लोग सुनते होंगे कि लिंगायत वोट का एक बड़ा महत्व है कर्नाटक में, और हर दल जो है उस वोट को कैटर करना चाहता है। और उनका जो शैव दर्शन है, उनका जो शिव में भरोसा है, वो अद्भुत है। वो नॉर्थ के किसी भी एक आम हिंदू से कहीं ज्यादा सख्त है। वो शिवलिंग को बना करके और यहाँ पर पहनते हैं, खाने के समय उसे उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर पहनते हैं। तमिलनाडु में अलग तरह से शिव की पूजा होती है, आंध्रा में शिव की मौजूदगी अलग है, तेलंगाना में अलग है, केरल में शिव आदि गुरु शंकराचार्य की जन्म स्थली है, वहां वो मौजूद है। और उत्तर भारत में तो है ही, काशी और सारे जो केदारनाथ से लेके और तमाम जगह है ही जो मतलब शंकराचार्य भी जब केरल से निकले और सनातन को बचाने, तो उनको यही लगा कि जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का जरिया है वो शिव है। शिव है। और तो मैं ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिव जो है वो हिंदुस्तान में गरीब गुरुओं के देवता है। मतलब भांग की पत्ती से, बेल की पत्ती से और एक लोटा पानी से उनकी पूजा एक गरीब से गरीब आदमी भी अच्छा, कर लेता है। इसमें मैं कुछ जोड़ देता हूँ शशि भाई, मतलब इसको निगेटिव लेने के लिए तो आप जीवन को भी निगेटिव ले सकते हैं, जिंदगी को भी आप नकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन सकारात्मकता ये है कि शिव की जो व्याख्या है अलग अलग तरीके से हुई है। जो पशुपालक जो समाज है या बैकवर्ड में जो पशु हमारे यादव समाज में और समाजों में, जाट और गुर्जर समाजों में, वो कहते हैं कि शिव जी हमारे आराध्य हैं, वो नंदी पालते हैं, हम भी जानवर पालते हैं। जो आदिवासी और ट्राइबल्स हैं वो कहते हैं शिव हमारे हैं क्योंकि वो प्रकृति के हम उपासक हैं, और शिव प्रकृति हैं और वो जंगलों में रहते हैं और पहाड़ों पे रहते हैं, तो शिव के प्रति वो लगाव और श्रद्धा है। लेकिन चूंकि बात करी तमिलनाडु और मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, आपने क्लियर कर दिया। तो आप इसको मोहब्बत, ये एक तरह से शशि भाई मैंने इसलिए बोल दिया कि ये लोगों की भावना है, लोग अपने आराध्य को किसी रूप में देख सकते हैं। वही कल राहुल गांधी ने इंडिकेट किया कि आप हिंदुस्तान नहीं है, आप हिंदू के सबसे पूरे देश ठेकेदार नहीं है। हर व्यक्ति हिंदू है, वो अपने शिव को कैसे पूज रहा है, वो अपने राम को कैसे पूज रहा है, उसकी अपनी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। हम भी हिंदू हैं, हमारी माँ बहुत बड़ी हिंदू है, मतलब ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो राम मंदिर के जो उसके प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के वो अक्षत बटे थे घर घर। ये व्यक्तिगत बात मैं कर रहा हूँ, शायद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी करे क्या है। वो अक्षत लेकर के मेरे घर आए और मेरी माँ से उन्होंने कहा कि आंटी ये तो रहे अक्षत, और ये रहा इसका विधि विधान, ये रही इसकी सामग्री, और आपको पूजा ऐसे ऐसे करनी है उस दिन। हमारी माँ ने साफ मना किया, उसने कहा हमारी पूजा की पद्धति है बेटा, तुम पैदा भी नहीं हुए तब से हम पूजा करते आ रहे हैं, और जो हमारा तरीका है वो हम तुम्हारे लिए नहीं बदल सकते। भगवान से हमारा जो संबंध है वो बना रहेगा, केवल तुम्हारे लिए एक दिन के लिए हम वो तुम्हारे तमाशे के लिए नहीं बदलेंगे। तो ये अपने अक्षत भी चाहो तो ले जाओ, अपना ये भी ले जाओ, लेकिन पूजा हम करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमको 365 दिन अपने हिसाब से करनी है और अपने जीवन में इसी हिसाब से करते आए। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, ये भी चीजें रही हैं कि आप जबरदस्ती लोगों की जो विचारधारा है, लोगों का जो मान्यताएं हैं, उसको आप बदलने का प्रयास करते हैं कि हम जो बताएं वो अगर आप मान्यताओं में जा रहे हैं तब आप हिंदू, वरना आप हिंदू नहीं है। ये संभव नहीं है, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है। और पकड़ा है, मुझे पता नहीं, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो कास्ट सेंसस वाला जो मामला है वो इस कल के शिव दर्शन और उससे जो है वो मेल खाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
एक चीज को आगे और एक चीज को बैकग्राउंड में रख के दोनों चीजों को साधने की कोशिश, एक साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। और राम ने जो संदेश भेजा है वो तो कल उन्होंने दिखाई दिया कि देखिए राम ने अयोध्या से पैगाम भेजा है, संदेश भेजा है। तो क्योंकि ये बड़ा मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। बाकी देखिए क्या होता है, राजनीति है तो। बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां कहीं मिल के लड़ी, कहीं अलग अलग लड़ी। तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन का पार्ट है। अब इसको आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कुल मिलाकर के संपूर्ण विपक्ष ने एकजुटता का परिचय क्यों दिया? उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों को किनारे रखा। अब ये बीजेपी कहती है या सत्ता पक्ष कह सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इकट्ठे हो गए। हकीकत ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अगर इकट्ठे होते तो अरविंद केजरीवाल कभी पैक्ट नहीं करते कांग्रेस से, या कांग्रेस कभी पैक्ट नहीं करती अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि दोनों को अपना आधार खोने का डर है। टीएमसी वहां अलग अलग लड़ गई और उसके बाद उसको पता था कि जब हम जाएंगे इंडिया गठबंधन के रूप में बैठेंगे तो हमको बहुत सारी बातें सुनने पड़ेंगी। लेकिन विपक्ष ने बहुत सूझबूझ के साथ पूरे देश के अंदर गठबंधन बनाया, और ये मैसेज जो उन्होंने देने का प्रयास किया वो जनता तक पहुंचा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश मुसीबत के दौर में है, और हम एकजुटता का परिचय दें। अंतिम सवाल एक जितेंद्र भाई आप थे, चूंकि बात हुई है अभी, शशि भाई ले गए पूरी राजनीति की पूरी डिबेट को और भगवानों के प्रतीकों को ले जाकर के उन्होंने केरल और तमिलनाडु तक पहुंचा दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर भारत में शायद हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में खासतौर से बड़ा नुकसान झेलने को मिला है, झारखंड में छोटा नुकसान हुआ है, बिहार में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, इसमें आपका बंगाल में नुकसान हुआ है। बड़े बड़े नुकसान, कहीं बड़े कहीं छोटे, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा नुकसान। इसकी भरपाई अगर कहीं से होती है तो वो होती है उड़ीसा से, और कर्नाटक में बीजेपी जितना नुकसान लोग आंक रहे थे वो नहीं हुआ। तमिलनाडु में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। केरल में लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, ये बात अलग है, हम लोग उस समय कह रहे थे कि एक सीट बीजेपी जीत सकती है। ये थोड़ा क्रेडिट बीच में लेते रहना चाहिए, हम लोगों ने अगर किया है तो क्या जा रहा है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि साउथ में जिस तरह से बीजेपी का दखल बढ़ रहा है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, इसमें कोई शक। और इसको आप यूं नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कि वो जबरदस्ती बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो बीजेपी को साउथ में जो स्वीकार्यता बढ़ रही है, और खासतौर से जो उड़ीसा में उनको उन्होंने स्वीप किया है, भविष्य की राजनीति में क्या कुछ और बदलाव के संकेत आप देख रहे हैं? जी विवेक भाई, देखिए यदि उड़ीसा की बात करें पर्टिकुलर, तो भारतीय जनता पार्टी का वहां का जो काम करने का तरीका रहा, लंबे समय तक प्रयास, भारतीय जनता पार्टी की हम कितनी भी कमियां निकाल ले, एक बात की तो तारीफ करनी होगी उनकी कि संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम करती है। और उनका जो विजन है, फ्यूचरिस्टिक विजन जो है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे लंबे समय तक, जहां उनकी एक सीट भी नहीं आती वहां का भी एक व्यक्ति को उठा के वो मंत्री बना देते हैं, वो जीते ना जीते। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी ही कहेंगे कि उड़ीसा में कितना संघर्ष करते हुए वो यहां तक पहुंचे हैं। तो जहां उनका कुछ नहीं है वहां किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या ताकत लगानी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कम से कम विपक्ष तो तोड़ नहीं जोड़ पाया है। संगठनात्मक रूप से यहाँ पे चर्चा करना बहुत जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे भारत में जिस हैसियत से काम करता है, जिस लगन से काम करता है, वो विपक्ष में देखने को नहीं मिलता। स्पेशली मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसके बावजूद भी जितने आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर देखने को मिलते हैं, मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम उन मतभेदों को कम करने का प्रयास करता है, संवाद की एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो शायद किसी दूसरे दल में वो मतभेद कम करने की या लोगों को एकजुट करने की, अपने संगठन से काम लेने की उतनी अच्छी प्रक्रिया भी नहीं है। विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए कि संगठनात्मक रूप से जब तक विपक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, जैसे नवीन पटनायक जी लंबे समय तक रहे, वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां मौका तो कांग्रेस के पास भी था। उस मौके को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भुनाया, जहां भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है वो उसको भुनाती है, और दूसरा विपक्ष उसमें उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पाता है, या उनका संगठन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पाता। मूल रूप से यही है। और साउथ में भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टमेंट है,
भारतीय जनता पार्टी मजबूती से संगठन बनाने पे लगी हुई है, लंबा उनका प्रयास रहा है, क्रेडिट उनको देना पड़ेगा हमें, विवेक भाई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। बिल्कुल जितेंद्र भाई, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी आलोचना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण अपने संगठन के प्रति जो है वो वाकई देखने लायक है। वो 2 सीटों पे थे, तब भी धीरे धीरे संगठन उनका बढ़ता रहा, उनका कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करता रहा, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में नेताओं से ज्यादा योगदान कार्यकर्ताओं का है। उनके कार्यकर्ताओं की एकजुटता का योगदान है, और 303 तक लाने का काम भी कार्यकर्ताओं ने किया और 240 तक पहुंचाने का भी काम कार्यकर्ताओं ने किया। ये दूसरी पार्टियों के लिए जितेंद्र भाई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये सीख है, ये सीख लेनी चाहिए। कार्यकर्ता ही आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, तो अर्श से फर्श पे भी ला सकते हैं। इसका ध्यान रखने की जरूरत है, सारी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की जरूरत है। जो जिसकी अच्छी चीज हो उससे उसको सीखना चाहिए। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत कुछ निकाल करके लाए हैं शशि भाई, जितेंद्र भाई। यूं ही आपके लिए हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। कार्यक्रम अच्छे लगते हों तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।